आपने पैरों तले जमीन खिसकने वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन उसको कभी महसूस नहीं किया होगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि जो लोग अटैक ऑन टाइटन की कहानी को शुरू से ध्यान से देख रहे हैं, वो आज का ये एपिसोड देख के उनके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। ये एपिसोड अटैक ऑन टाइटन के उन एपिसोड्स में से एक है जो हमें ये दिखाते हैं कि अटैक ऑन टाइटन इतने एपिक लेवल की सीरीज क्यों है। और ये एपिसोड देखकर क्या मांगा रीडर और क्या एनीमे देखने वाले सबके होश उड़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इस एपिसोड के रिव्यू की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार सारी रात जाकर मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। आपके इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन 10,000 टाइम और बूस्ट होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो ही आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना, नहीं तो मुझे कमेंट में बता सकते हो हम, जिससे कि मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हम बेबी एरन को, जिसको ग्रीशा और कार्ला ने अपनी गोद में उठाया होता है और उनके पीछे एरन और जीक इन तीनों को देख रहे होते हैं। एरन जीक को कहता है कि ये उसके डैड की मेमोरी है। जीक आगे से बोलता है, हाँ देखने से तो ये बहुत खुश लग रहा है, ये वो इंसान है जिसने अपने पिछले सभी दोस्तों और अपनी पिछली फैमिली को नरक में धकेल दिया और उनको पीछे मरने के लिए छोड़ दिया। एरन उसको आगे से कहता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जीक आगे से उसका जवाब देता है कि मैं तब तक तुम्हें अपने डैड की मेमोरी दिखाऊंगा जब तक मैं तुम्हें ये ना दिखा दूं कि कैसे ग्रीशा ने अपने बेटे का ब्रेन वॉश किया था और नेशनलिज्म के बीज तुम्हारे अंदर बो दिए थे। ये कहते हुए जीक कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है ये ग्रीशा, तुम अपनी पिछली फैमिली के बारे में सब कुछ भूल गए हो और यहाँ पर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हो जहाँ पर तुमको कोई भी ब्लेम करने वाला नहीं है, और तुम यहाँ पर ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा पहले भी एक बेटा था। और ये सब कहते हुए जीक बाहर चला जाता है। एरन भी ये सब सुनता होता है और चुपचाप वो भी जीक के पीछे बाहर जाने लगता है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो मुड़कर कार्ला, ग्रीशा और बेबी एरन को देखता है और उसकी आंखों पर कैमरे का फोकस पड़ता है। और तब हम व्यूअर्स को थोड़ा सा एहसास होता है कि यहाँ पर एरन के दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर आगे जीक और एरन ग्रीशा की अगली मेमोरी में चले जाते हैं। अगली मेमोरी में हम देखते हैं कि बेबी एरन थोड़ा बड़ा हो गया है और उसने चलना भी शुरू कर दिया है और जीक एरन के साथ अगली मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। अगली मेमोरी में हम देखते हैं कि ग्रीशा किसी बड़े घराने के व्यक्ति से बात कर रहा होता है। ये देखते हुए जीक एरन से कहता है, देखो एरन, ये है इसका असली चेहरा, कैसे ये अपनी डॉक्टर की पोजीशन का इस्तेमाल करके पावरफुल लोगों से नजदीकियां बढ़ा रहा है। और आगे जीक कहता है कि ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि वो फाउंडिंग टाइटन की लोकेशन ढूंढ सके और उसको चुरा सके। जीक आगे कहता है कि अगर वो फाउंडिंग टाइटन चुराने में कामयाब नहीं होता है और वो चूक जाता है तो वो इससे अपने बच्चे और बीवी की जान को खतरे में डाल रहा है, लेकिन फिर भी वो ये जोखिम जरूर उठाएगा। तुमको पता है क्यों? और एरन आगे से इसका जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि ये गंदा सा बुढ़ा आदमी एल्डिया को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए अपनी फैमिली का भी त्याग कर देगा। और ये सब कहते हुए एरन आगे कहता है कि मैंने अब सब कुछ देख लिया है, मैं बिल्कुल गलत था, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, अब मैं अपने पिता द्वारा की गई ब्रेन वॉशिंग से आजाद हो चुका हूँ। जीक ये सब हैरानी से सुनते उसको जवाब देता है कि हमारे पास उतना टाइम है जितनी हमको जरूरत है, तो इसलिए हमको जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए जीक एरन को लेके ग्रीशा की अलग अलग मेमोरीज में शिफ्ट होता रहता है। कहीं पर ग्रीशा अपनी बीवी और एरन के साथ खाना खा रहा होता है, तो कहीं पर ग्रीशा एरन को लेकर वॉल्स के गार्ड के साथ बातचीत कर रहा होता है। और ये सब कुछ ग्रीशा और एरन दूर से देख रहे होते हैं। और एक मेमोरी में हम कैनी द रीपर को भी देखते हैं जो ग्रीशा को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किंग ऑफ वॉल या कहें रॉयल ब्लड फैमिली के चर्च को, जिसके नीचे है वही क्रिस्टलाइज बड़ी सी गुफा जहां पर वो अपने फाउंडिंग टाइटन को अपनी आने वाली जनरेशन में पास आउट करते हैं। ग्रीशा उसके सामने खड़ा होता है और एरन और जीक उसके पीछे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एरन कहता है, ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं होता कि इसने इसको इतनी जल्दी ढूंढ लिया। जीक उसको आगे से पूछता भी है, ये कौन सी जगह है? एरन उसको आगे से कहता है कि ये किंग ऑफ वॉल का बेसमेंट है। जीक आगे कहता है कि जिस दिन दीवार को कोलोसल टाइटन द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाएगा उस दिन ग्रीशा फाउंडिंग टाइटन को चुरा लेगा, पर अभी तो उसमें कई साल पड़े हैं। और बस ये कहकर जीक ग्रीशा की तरफ हैरानी से देखता रहता है। और हम व्यूवर्स इस एपिसोड में ये देखते हैं कि ग्रीशा हर वक्त थोड़ा सा बेचैन रहता है और उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और फिर उसके बाद ग्रीशा
ग्रीशा उस चर्च से चला जाता है और एरन और जीक अगली मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं। इस मेमोरी में ग्रीशा छोटे एरन को गले लगाकर इमोशनल होकर रो रहा होता है और पीछे से जीक उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो अगली मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सीन होता है एरन के घर के बेसमेंट का। जीक यहाँ पर कहता है कि ग्रीशा को देखने से लगता है कि वो अपने दूसरे बेटे से बहुत प्यार करता है। जीक आगे उसको कहता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा उसने मेरे साथ किया था। मुझे लगता है कि ग्रीशा ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ले ली है। जीक आगे कहता है कि पर यहाँ पर यह बात भी है कि तुम वैसे ही हो जैसा ग्रीशा चाहता था। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा तुमको होना चाहिए था, पर तुम आखिरकार जान ही जाओगे। एरन ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा होता है और फिर उसका ध्यान जाता है ग्रीशा की ओर, जो बेसमेंट में रखे डेस्क पर लिखते लिखते सो जाता है और उसके हाथ के नीचे ग्रीशा, डायना और जीक की फोटो होती है। और तभी ग्रीशा नींद में बड़बड़ाने लगता है। वो नींद में ही जीक से माफी मांग रहा होता है और ये सुनकर जीक चौंक जाता है। और तभी ग्रीशा जल्दी से नींद से उठकर खड़ा हो जाता है और जीक को देखकर बोलने लगता है कि जीक, क्या ये तुम हो? ये देखकर जीक और एरन हैरान हो जाते हैं और ग्रीशा आगे कहता है कि ये मैं क्या बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, ये बूढ़ा सा दाढ़ी वाला आदमी जीक नहीं हो सकता। जीक ये सब कुछ हैरानी से बस देख रहा होता है और वो भी सोच में पड़ जाता है। जीक इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि एरन उसको आवाज देता है कि चलो हमको ग्रीशा की अगली मेमोरी में जाना है। हम व्यूअर्स यहाँ पर ये महसूस करते हैं कि एरन यहाँ पर कुछ छिपा रहा है, उसको जीक को यहाँ से ले जाने की किसी बात की जल्दी है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का नेम मेमोरी ऑफ द फ्यूचर। हम देखते हैं कि एरन आर्मिन के साथ बातें कर रहा होता है और वो पहले से बड़ा हो गया होता है और वो दूर से ग्रीशा को हाथ हिलाकर गुड बाय कह रहा होता है। पीछे से जीक की आवाज आती है कि अब तुम 9 साल के हो चुके हो और ग्रीशा ने तुमको बड़े ही प्यार से और आजादी के साथ बड़ा किया है। जीक आगे एरन को कहता है तो तुम हमारे पिता द्वारा ब्रेन वॉश नहीं किए गए थे। एरन उसको आगे से कहता है इसलिए तो मैंने तुमको पहले भी कहा था कि ये यूजलेस है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कम से कम हमें सालों तक उनकी यादों में भटकना तो नहीं पड़ता। जीक आगे से उसको कहता है कि तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हमारे पिता ने तुमको कुछ भी नहीं कहा, तुमको कुछ भी नहीं बताया और अपना अटैक टाइटन तुम्हें पास आउट कर दिया और तुम बिल्कुल वैसे ही लड़े जैसा वो चाहते थे। एरन, तुमने ये नरसंहार खत्म करने के लिए मना क्यों कर दिया? आखिर तुम्हारी फाउंडिंग टाइटन के पावर को इस्तेमाल करने की क्या योजना है? एरन उसको जवाब देता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हमेशा मैं रहा हूँ। एरन के ये कहते हुए वो ग्रीशा की मेमोरी में शिफ्ट करते रहते हैं और वो उस मेमोरी में पहुंच जाते हैं जब एरन ने मिकासा को कुछ कातिलों से बचाया था। और जीक ये देख के हैरान हो जाता है कि कैसे छोटे से एरन ने किसी को इतनी बेदर्दी से मारा था। एरन जीक को आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, पर तुम गलत हो। अगर कोई मुझसे मेरी आज़ादी छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान लेने के लिए एक पल भी संकोच नहीं करूंगा। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे पिता ने मुझे कहा था। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ जब से मैं पैदा हुआ था। जो एनीमे वॉचर है ना, जिन्होंने सिर्फ अटैक ऑन टाइटन का एनीमे देखा है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एरन की इस बात और इस लाइन को याद रखना, क्योंकि एरन की ये जो मेंटालिटी है ना, उसकी जो ये सोच है, आपको उसके द्वारा आगे किए जाने वाले एक्शन के बारे में जजमेंट करने में आसानी करेगी कि एरन ने किस मेंटालिटी के साथ ये एक्शन लिया है। एरन आगे जी को कहता है कि तुम जिस बेचारे छोटे भाई को ढूंढ रहे थे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ना ही वो छोटा भाई जिसको बिल्कुल तुम्हारे जैसे सेम घाव मिले थे। एरन उसको आगे कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या देखा, एक ऐसा आदमी जो खुद को परिभाषित करने का कोई और तरीका नहीं जानता, बस अपने पिता के एल्डिया को रिस्टोर करने की इच्छा को नकारने के अलावा। एक ऐसा आदमी जिसको अभी भी अपने मरे हुए पिता की यादें सताती हैं। एरन की इतनी तानों से बड़ी हुई बातों को सुनकर जीक वहां से चला जाता है और अपने पिता के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जीक आगे से एरन को इसका जवाब देते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो ये आदमी अपने पिता का आभारी है, क्योंकि ग्रीशा के इस कृत्य ने उसके बेटे की आंखें खोल दी हैं। जीक आगे कहता है कि दुनिया को खतरे से बचाने के लिए एल्डिया बना। जी के कहने का मतलब यह है कि ये पिता, ये वो आदमी है जो दुनिया को बचाएगा। ये कहते हुए जीक आगे बढ़ जाता है और कहता है ये विडंबना है ना, और ये कहते हुए जीक आगे बढ़ता रहता है और एरन को आवाज देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि एरन वहीं उसी जगह पर खड़े होकर मिकासा और अपने छोटे वर्जन यानी कि छोटे एरन को देख रहा होता है और तभी मेमोरी शिफ्ट हो जाती है।
यहाँ पर जीक एरन से कह रहा होता है कि सुनो एरन, फाउंडिंग टाइटन की पावर अब मेरे हाथों में है। मैं उसी प्लान के साथ हूँ जैसा मैं चाहता था, वही प्लान यार जिसमें कोई भी आइडिया किसी भी बच्चे को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होगा। जीक आगे एरन को कहता है कि पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसा कि मिस्टर कसेवर ने मुझे नहीं छोड़ा था। दुनिया को बचाने से पहले मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है फिर से एरन के घर के बेसमेंट में, जहाँ ग्रीशा किताब में लिख रहा होता है कि इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई, और जीक पीछे से ये सब कुछ पढ़ रहा होता है। ये देखकर जीक कहता है कि हमारे पिता क्या महान शब्द छोड़ गए हैं अपने पीछे। ग्रीशा उस किताब को बंद करके उसी खुफिया ड्रॉर में रख देता है, जिसको बाद में एरन और उसके सर्वे कॉर्प्स के साथियों ने निकाला था। और हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस पूरे एपिसोड में ग्रीशा कुछ बेचैन सा है, उसकी आंखों में कुछ बेचैनी है, और वो वही बेसमेंट की चाबी को लेकर खड़ा हो जाता है जिसको एरन सामने से देख रहा होता है। और एक पल में हमको ये लगता है कि ग्रीशा एरन को अपने सामने खड़ा देख सकता है, और तभी मेमोरी शिफ्ट हो जाती है। हम उस सीन में पहुंच जाते हैं जो हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखा था, जब मिकासा और एरन लकड़ियां तोड़कर घर में आते हैं और कार्ला खाना बना रही होती है और ग्रीशा बैठकर खाना खा रहा होता है। एरन और जी खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और ये वाला सीन मैंने अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के पहले एपिसोड के बिल्कुल साथ चला के देखा था, और ये बिल्कुल सेम टू सेम था। बस इसमें यही अलग था कि एरन और जी पीछे खड़े होकर ये सारी मेमोरी देख रहे होते हैं। हम वही सीन दोबारा देखते हैं जब ग्रीशा दूर दूसरे शहर में किसी को देखने के लिए जा रहा होता है, और एरन उसको पूछता है कि कब आओगे। ग्रीशा उसको आगे से जवाब देता है कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मिकासा उसी वक्त कहती है कि एरन सर्वे कॉर्प को ज्वाइन करना चाहता है, और उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो ग्रीशा को एरन को समझाने के लिए कहती है। ये सब कुछ जीक बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। ग्रीशा यहाँ पर छोटे एरन को कहता है कि तुम दीवारों के उस पार क्यों जाना चाहते हो। आगे से एरन कहता है कि मैं दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनकर ग्रीशा वहाँ से चला जाता है और एरन को वापस आकर अपने साथ बेसमेंट में ले जाने के लिए कह कर जाता है, जैसा कि हम सीजन 1 के पहले एपिसोड में भी देख चुके हैं। और वो वहाँ पर छोटे एरन को चाबी दिखा रहा होता है, लेकिन हम व्यूवर्स देखते हैं कि उसकी आंखें बड़े एरन की आंखों में डायरेक्टली देख रही होती हैं, और उसकी आंखों में हमें साफ साफ बेचैनी सी दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर हम व्यूवर्स को थोड़ा शक होता है कि शायद ग्रीशा एरन को देख सकता है, और चाबी दिखाते हुए ग्रीशा वहां से चला जाता है, और कैमरा फिर से उसके चेहरे की तरफ फोकस करता है, और हम उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी को देख रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रीशा पहुंच जाता है रॉयल ब्लड फैमिली के पास, उसी क्रिस्टलाइज बेसमेंट में जहां पर रॉयल ब्लड फैमिली के सारे मेंबर मौजूद होते हैं। ग्रीशा यहाँ पर उनको कहता है कि मैं एक एल्डियन हूँ जो दीवारों के उस पार से आया हूँ, मैं भी एक सब्जेक्ट ऑफ यामीर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ग्रीशा आगे कहता है, किंग ऑफ वॉल, प्लीज उन सभी टाइटन्स को मार दो जो दीवार को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, उससे पहले कि मेरे बीवी और बच्चे और दीवारों के अंदर रहने वाले सभी लोग टाइटन्स के द्वारा खा लिए जाएं। ये सब सुनकर फ्रीडा जो फाउंडिंग टाइटन होती है वो कुछ सोचते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और जब वो अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, और वो अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को अवेकन कर लेती है। और वो ग्रीशा को आगे से कहती है कि हम अपने पापों से भाग नहीं सकते, हमारे आगे वो समय आके खड़ा हो गया है जब सब्जेक्ट ऑफ यमीर्स को इसका सामना करना होगा। इस जैसी बड़ी ताकत का सामना करने के लिए मनुष्य बहुत ही कमजोर है। पुरानी भयानक टाइटन वार की घटना ने मेरी आंखें खोल दी थी कि टाइटन्स की शक्तियों को लोगों के हाथों से बचाना चाहिए। यदि फाउंडिंग टाइटन की शक्ति किसी कमजोर के हाथ में लग गई तो ये दुनिया फिर से एक नर्क में बदल जाएगी। इस दुनिया को बचाने के हुक्म में हमें अपने पापों को स्वीकारना होगा। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है खत्म होना। असल में यहाँ पर फाउंडिंग टाइटन अपने पिछले पास्ट के इनहेरिटर्स जिनके पास फाउंडिंग टाइटन की ताकत थी उनकी आइडियोलॉजी को अपनाकर ग्रीशा के सामने बता रही होती है। जीक पीछे से ये बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस महिला के साथ हो सकता हूँ, पर ये फैमिली जल्दी ही ग्रीशा के हाथों से मारी जाएगी। जीक आगे एरन को कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने ये मेमोरी पहले भी देखी है, जिसके कारण तुम हमारे पिता से आशा खो बैठे थे। क्या ये बात भी झूठ थी? और तभी जीक का जाता है एरन की आंखों की तरफ, और जीक एरन की आंखों को देखकर हैरान हो जाता है, और हम व्यूअर्स भी एरन की आंखों में देखते हैं। उसकी आंखों में हम गुस्से और एज को साफ साफ देख रहे होते हैं। इसी दौरान ग्रीशा फ्रीडा को कह रहा होता है कि मेरा घर टूटी दीवार के बिल्कुल पास में है, जहां पर मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बीवी रहते हैं। ग्रीशा आगे कहता है कि किसी भी दीवार में रहने वाले लोगों को नहीं पता कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या पाप किए हैं, क्योंकि तुमने फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल करके उनकी मेमोरीज को छीन लिया है।
क्या तुम इसी को प्रायश्चित कहते हो? किसी टाइटन द्वारा जिंदा खाया जाना बिना ये जाने कि उसकी गलती क्या है, ये सब चल क्या रहा है, क्या यही प्रायश्चित है? फ्रीडा आगे से ग्रीशा को जवाब में कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने आप को कितनी बड़ी मुश्किल में पाते हैं। सच तो यह है कि हम उन जिंदगियों को वापस नहीं कर सकते जिनको एलियंस ने लिया है। हालांकि हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दीवार के बाहर हम कभी किसी की जान न लें। जब तक हम अज्ञानी बने रहेंगे और दुनिया के गुस्से को स्वीकार करते रहेंगे, हम सिर्फ एक बार मरने वाले एलियंस होंगे। ग्रीशा के लाख समझाने पर फ्रीडा अपना ज्ञान पेलती रहती है और इससे एरन का गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। फ्रीडा ग्रीशा को आगे कहती है कि मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा और अगर तुम मुझसे फाउंडिंग टाइटन की पावर छीन भी लोगे तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ग्रीशा आगे से कहता है मुझे पता है कि मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके आगे ग्रीशा कहता है कि सभी के सभी 9 टाइटन्स की अपनी अपनी खूबियां हैं और जो मेरे अंदर है अटैक टाइटन, उसके पास भी एक खास खूबी है। पिछले कई सालों से जो भी अटैक टाइटन के इनहेरिटेटर्स रहे हैं, उन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी और मुझे पता है क्यों। ये सब राजा की आत्म धार्मिकता का विरोध करने के लिए किया गया है। हम सब अटैक टाइटन के इनहेरिटेटर्स ने इस एक पल के लिए इन यादों को आगे बढ़ाया है और दोस्तों यहीं पर खुलते हैं असली पत्ते। और अगर किसी ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसको कहूंगा कि अभी इसको छोड़ दो, आप जाके खुद देखो। और अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो भाइयों आपकी मर्जी है, आप खतरा उठाने के लिए तैयार हो तो। ग्रीशा बताता है कि अटैक टाइटन की एक खास पावर है कि वो अपने फ्यूचर इनहेरिटेटर जो आगे जाकर अटैक टाइटन को इनहेरिटेट करेगा, वो उसकी फ्यूचर मेमोरीज को भी देख सकता है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो अटैक टाइटन का इनहेरिटेटर फ्यूचर को देख सकता है। ये सुनकर जीक की कानों से जैसे धुआं सा निकल जाता है। वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि अटैक टाइटन की स्पेशल पावर है फ्यूचर देखना और वो एरन से पूछता है कि एरन इसका क्या मतलब है। दूसरी ओर फ्रीडा ग्रीशा को कहती है कि मैंने अटैक टाइटन की इस पावर के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना। ग्रीशा उसको आगे जवाब में कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है कि तुमको इस ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि भले ही तुम रॉयल ब्लड फैमिली की एक मेंबर हो, लेकिन युद्ध त्यागने का संकल्प तुमको फाउंडर की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोकता है। ग्रीशा आगे कहता है कि मैं फाउंडर को खा जाऊंगा और यहीं जगह पूरी रॉयल ब्लड फैमिली को खत्म कर दूंगा। यही वो भविष्य है जो हमारे लिए तय हो चुका है। यह कहते ही ग्रीशा अपनी जैकेट से मेडिकल नाइफ निकाल लेता है और अपने हाथ को काटने वाला होता है और उधर रॉयल ब्लड फैमिली के सभी मेंबर दूर भाग जाते हैं और फ्रीडा भी फाउंडिंग टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि ग्रीशा रुक जाता है, वो अपने हाथ से नाइफ को गिरा देता है और उधर फ्रीडा भी रुक जाती है। ग्रीशा रोने लगता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं छोटे बच्चों को नहीं मार सकता, मैं एक डॉक्टर हूँ जो जिंदगियों को बचाता है। पीछे से जीक ये सब देखते हुए हैरान होकर बोलता है कि ग्रीशा ने तो फाउंडिंग टाइटन को चुरा लिया था और उसने पूरी रॉयल ब्लड फैमिली को मार दिया था। ये तो होना ही है, भूतकाल चेंज नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ पीछे से रॉयल ब्लड फैमिली के सभी मेंबर छुपे हुए होते हैं और वो चिल्लाकर फ्रीडा को कह रहे होते हैं कि इस आदमी को मार दो, ये यहाँ पर फाउंडिंग टाइटन की पावर को चुराने आया है, इसको जल्दी से मार दो नहीं तो ये हम सबको मार देगा। और ये सब सुनकर फ्रीडा फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रीशा और एरन को। ग्रीशा घुटनों के बल बैठा होता है। एरन उसके पास आकर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो अपने पिता को खड़े होने के लिए कहता है। एरन आगे ग्रीशा को कहता है कि क्या तुम भूल गए तुम यहाँ पर किस वजह से हो? क्या ये सब कुछ अपनी छोटी बहन का बदला लेने के लिए नहीं है जो कुत्तों द्वारा खाई गई थी? तुम्हें अपने सभी साथी एल्डियंस, अपनी पत्नी डायना और क्रूगर का बदला लेना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। भले ही तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी ये वही कहानी है ना जिसको तुमने शुरू किया था। और ये सुनते ही ग्रीशा पगला जाता है और वो नाइफ उठाकर अपने हाथ पर दे मारता है और तभी पूरा सीन ब्लैंक हो जाता है और हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ग्रीशा ने पूरी रॉयल ब्लड फैमिली को मार दिया है और वो फाउंडिंग टाइटन को खाकर चर्च के बाहर आ चुका है और वो अटैक टाइटन की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस एपिसोड की एक तारीफ करनी तो बनती है और वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा ही दमदार है। खैर आगे आने वाला सीन भी उतना ही दमदार और इमोशनल है। मैंने ये सीन मांगा में भी देखा है,
पर माप्पा वालों ने इस सीन में ना जान डाल दी है। इस सीन में हम देखते हैं कि ग्रीशा अटैक टाइटन की बॉडी से बाहर निकलकर अधमरी हालत में लंगड़ाता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैंने सबको मार दिया है, यहाँ तक कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को अपने इन्हीं हाथों से मसला है। अब तुम खुश हो एरन? क्या अब तुम खुश हो? मैंने पूरी की पूरी रॉयल ब्लड फैमिली को मार डाला है, बस उसके पिता को छोड़कर। अब तुम खुश हो एरन? क्या तुम यही सब चाहते थे? क्या पूरा एल्डिया सिर्फ इसी तरीके से बचाया जा सकता था? ग्रीशा आगे रोते हुए कहता है कि क्यों तुम मुझे सभी चीजें नहीं दिखाते हो? जिस दिन दीवार को तोड़ा जा रहा था उस दिन क्या हुआ था? क्या कार्ला ठीक है? क्यों मुझे तुम ये सब नहीं दिखाते हो एरन? क्या हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता था? और हम व्यूवर्स ये देखते हैं कि ग्रीशा ने जो कुछ भी किया है या उसके द्वारा जो कुछ भी हुआ है उन सब के पीछे एरन का हाथ था। इन सब चीजों का मास्टरमाइंड एरन था और ये चीज सच में शॉक कर देने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो सिर्फ एनिमे को फॉलो करते हैं। और जो लोग ये सीन देखकर ये रिव्यू देखने आए हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सीन सच में इमोशनल था। आगे हम देखते हैं कि जीक अपने पिता ग्रीशा को रोते हुए देख रहा होता है। ग्रीशा उसे आगे से कहता है, तुम यही हो ना जीक? जीक ये सुनकर स्पीचलेस हो जाता है और वो हैरानी से बस ग्रीशा को देख रहा होता है। ग्रीशा जीक को कहता है कि यहाँ से तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही है जिसकी मर्जी चल रही है और वो है एरन। ये सुनकर हैरानी से जीक ग्रीशा को कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? ग्रीशा बीच में से उसको टोक कर कहता है, मैंने देखा है एरन की मेमोरीज को और मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना ज्यादा भयानक होगा। और तभी ग्रीशा को एहसास होता है कि जीक सच में उसके सामने खड़ा है और वो जल्दी से रोते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और वो जीक को कहता है कि तुम कितने बड़े हो गए हो। और वो रोते हुए जीक से माफी मांगने लगता है और वो उसको कहता है कि मैं सच में कितना बुरा पिता था, मैंने तुमको पूरी जिंदगी बस दुखों में धकेला है। और वो जीक को रोते हुए गले लगा लेता है और वो उसको कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर जी को एहसास होता है कि वो अपने पिता के बारे में गलत सोचता था। ग्रीशा उसको आगे से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम बिताना चाहिए था। और ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल सीन था। जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी ग्रीशा जी को कहता है कि एरन को रोक लो जीक। और तभी ग्रीशा की ये मेमोरीज खत्म हो जाती हैं और सीन शिफ्ट होता है फिर से पाथ की ओर। जीक एरन से दूर जाके गिरता है और वो एरन को देखता है और हम देखते हैं एरन का फेस जिसमें अलग ही गंभीरता होती है। इसी तरह से मैंने अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पिछले एपिसोड्स का भी रिव्यू किया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप साइड की वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको इन वीडियो का रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है और ये एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।